नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी, मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, लॉज एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेरिडिटी? तो देखिए हेरिडिटी का क्या मीनिंग है, ये प्रोसेस है जिसमें मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पास होती हैं पेरेंट्स द्वारा चिल्ड्रन को, ठीक है। कब? जब कंसेप्शन होता है। कंसेप्शन मीन्स जब वो फर्टिलाइज कर रहा होता है एग, ठीक है। तो पीटरसन इसके बारे में कहते हैं हेरिडिटी में बी डिफाइंड व्हाट वन गेट्स फ्रॉम वन एंसेस्ट्रल स्टॉक थ्रू वंस पेरेंट। तो हेरिडिटी को पीटरसन डिफाइन करते यूँ कहते हैं कि ये वो चीज़ है जो एक बच्चा अपने माता पिता से लेता है, ठीक है। डगलस एंड हॉलैंड क्या कहते हैं, वंस heredity consists of all structures, physical characteristics, functions or capacities derived from parents, other ancestors or species। तो देखिए हेरिडिटी में क्या कंसिस्ट होता है, सभी स्ट्रक्चर्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखने में कैसा है, जैसे कैसा फंक्शन प्रोवाइड कर सकता है, क्या कैपेसिटी है उसकी जो उसकी उसके पेरेंट्स से मिली है, ठीक है, या फिर कोई अदर पिछले पिछले एंसेस्टर से मिली है, ठीक है। तो इस सिंपल वर्ड्स में अगर डगलस की बात और हॉलैंड की बात को कहा जाए, उनका ये कहना है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे बच्चे होते हैं, एज द पेरेंट्स एज द चिल्ड्रंस। अब इस हेरिडिटी कॉन्सेप्ट को दो अप्रोच में डिफाइन किया गया, नैरो कॉन्सेप्ट और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। नैरो कॉन्सेप्ट आपके पास पहले तो है फिजिकल सिमिलैरिटीज जो कि हेरिडिटी से आती हैं, ठीक है। फिजिकल सिमिलैरिटीज जैसे कि कलर, साइज, शेप, ठीक है, ये सब कुछ आप इसमें काउंट कर सकते हैं। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में बात की जाए कि ये सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज दोनों को काउंट करता है। ये वो फैक्टर्स होते हैं हेरिडिटी के जो बर्थ के टाइम पर नहीं होते, ठीक है, पर जब ये कंसेप्शन के टाइम पर होते हैं, मतलब कि जब एग फर्टिलाइज हो रहा है तब तो होते हैं, पर बर्थ के टाइम पर नहीं होते, ठीक है। तो इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, मेंटल, फिजिकल और पर्सनैलिटी इंक्लूड होती है इनके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके कंसेप्शन के टाइम पर होती हैं, पर ये बर्थ के टाइम पर ये इतनी शो नहीं होती हैं, फिजिकली शो नहीं होती हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट द टोटल सम ऑफ ट्राइट्स पोटेंशियली प्रेजेंट इन द फर्टिलाइज्ड ओव्यूम। बायोलॉजिस्ट का ये कहना है जो इनहेरेंट पर्सनैलिटी होती हैं वो इस चीज़ का सम है जो कि एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूम में होता है, जो कि एक ड्यूरिंग कंसेप्शन होता है। तो ये सब कुछ हेरिडिटी में काउंट होता है। आगे चलते हैं, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। अब देखिए प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी क्या है, देखिए प्रोसेस ये स्टार्ट कब होती है, जब मेल और फीमेल की मीटिंग होती है, ठीक है, कंसेप्शन के टाइम पर। जब जेनिटल ऑर्गन्स या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कह सकते हैं मेल और फीमेल के मीट करते हैं और वो एक रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं ओवा, और जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उसे हम कहते हैं स्पर्म्स। और ये स्पर्म्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और फीमेल का एक ही वन ओव्यूम होता है, वन ओव्यूम होता है। तो इन सब प्रोसेस में क्या होता है कि एक स्पर्म सक्सीड करता है कि जब वो एक ओव्यूम को फर्टिलाइज कर देता है, और जब वो एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूम हो जाता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। और फिर जाइगोट हमारे पास फर्दर डेवलप होता है, उसका सेल डिवीजन होता है। अगर हम स्पर्म या फिर ओव्यूम के स्ट्रक्चर को पढ़ें तो ये हम देखेंगे कि इसमें सेंट्रल बॉडी होती है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, जो कि एक प्रोटोप्लाज्म से सराउंडेड होता है। और इसके अंदर एक लिक्विड मैटर भी होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो स्पर्म और ओव्यूम के जो न्यूक्लियाई हैं वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। और ये क्रोमोसोम्स पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये क्रोमोसोम्स क्या बियर करते हैं, कुछ स्मॉल राउंडेड बीन बॉडीज बियर करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। आगे चलते हैं, देखिए एक डायग्राम दे रखा है, आप पेपर में बना के आएंगे तो अच्छा लगेगा टीचर को भी। फीमेल का क्या होता है, ओव्यूम, मेल का स्पर्म्स, इनमें मेटिंग होती है, फर्टिलाइजेशन हो, जाइगोट बनता है। ओके, सिंपल हो गया, ऊपर वाला भी हमारा डिवाइस हो गया। ओव्यूम, अब देखिए ओव्यूम वापस से फीमेल का, स्पर्म मेल का, ओव्यूम न्यूक्लियस, स्पर्म में भी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस उधर भी साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम वापस दोनों से क्रोमोसोम जीन्स, जो जीन्स हमने बात की थी, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें एक बीन लाइक बियरिंग होती है सब्सटेंस की, जिसे हम जीन्स कहते हैं, इनकी आगे पेयरिंग होती है, जीन्स है इनकी पेयरिंग होगी, ये प्रोसेस है हेरिडिटी की। जो तो इसके अंदर क्या है, वन फर्टिलाइज्ड ओव्यूम और जाइगोट हैज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो एक ओव्यूम जो फर्टिलाइज्ड हो चुका है, मतलब कि जाइगोट, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। इसमें हाफ तो क्या होते हैं मेल की, हाफ होते हैं फीमेल के। आगे बात करते हैं लॉज एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। लाइक बैगेट्स लाइक, तो इसमें यही बात है, वो हॉलैंड वाली बात कह रहा है इधर, ये पेरेंट्स आर सो एज ऑफ स्प्रिंग्स। तो इसमें पूरी बात में यही कहना है आपको कि जैसे मतलब कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी मतलब कि फिजिकल इंप्लीकेशंस हैं, जो भी पर्सनैलिटी है, ये सब कुछ क्या होता है, ये पेरेंट्स की देन ही होती है, या फिर एंसेस्ट्रल्स की देन कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं लाइक पेरेंट्स लाइक चिल्ड्रंस, पेरेंट्स आर सो द ऑफ स्प्रिंग्स आर। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ वेरिएशन क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो एकदम बिल्कुल ट्रू कॉपी नहीं होती है पेरेंट्स की, ठीक है। इसका रीज़न ये होता है कि कई बार जो जीन का कॉम्बिनेशन होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। हमने देखा था ना ऊपर की जो जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है, उस जीन्स के कॉम्बिनेशन में डिफरेंस आ जाता है, तो लॉ ऑफ वेरिएशन ये कहता है। लॉ ऑफ रिग्रेशन, तो कई बार ऐसे हो सकता है कि इंटेलिजेंट पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो लो इंटेलिजेंसी के निकलें, तो टेंडेंसी ऑफ लो गिफ्टनेस इन द हाई गिफ्टेड चिल्ड्रन इज नोन एज रिग्रेशन। तो इसे हम रिग्रेशन कहते हैं, जब पेरेंट्स तो हाई इंटेलिजेंट हो पर बच्चे लो इंटेलिजेंसी के निकल जाएं, तो हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन, और ये रिग्रेशन को कहलाता है। आगे चलते हैं, मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट। व्हाट डू मीन बाय एनवायरमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंट, तो देखिए जो भी ट्राइट्स हैं जो कि जीन्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्शन के टाइम पर, ठीक है, ये ट्राइट्स टाइम बाय टाइम एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में नरिश करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। और अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट ना मिले तो ये जो ट्राइट्स हैं वो नरिश नहीं कर सकते, वो डेवलपमेंट नहीं आ सकती, वो ये पॉसिबल नहीं है इस चीज़ में। तो रॉस इस चीज़ में क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस। तो एनवायरनमेंट एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि हमें इन्फ्लुएंस करता है। तो हम देखते हैं ना जो भी ट्राइट्स हम कंसेप्शन के टाइम, जो जीन्स के टाइम ट्रांसफर हुए थे, वो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में इनहेंस करते हैं, मतलब कि सर्वाइव करते हैं, डेवलप होते हैं वो।
गिस्बर्ट कहते हैं कि एनवायरनमेंट एज एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट। एनवायरनमेंट क्या चीज़ है जो कि एक इमीडिएटली एक ऑब्जेक्ट को सराउंड कर लेता है और उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, अपना एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करता है उसके ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या है। नेचुरल एनवायरनमेंट, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट, इंटेलेक्चुअल और मेंटल एनवायरनमेंट, इमोशनल एनवायरनमेंट। देखिए एक एक पढ़ते हैं, समझते हैं सबको। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है आपको, ऑल द लिविंग बींग ऑन दिस अर्थ केम इन कॉन्टैक्ट विद द मैन एंड वेरियस पावर्स। तो जो भी लिविंग बींग्स हैं वो एक दूसरे के जब कॉन्टैक्ट में आते हैं या फिर कोई अदर वेरियस पावर्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनका लिविंग स्टाइल चेंज होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे कि क्लाइमेट के चेंजेस में, तो हॉट प्लेस पे आपको जैसे कि हॉट प्लेस पे आपको पर्सन अलग मिलेंगे, कोल्ड प्लेस पे अलग मिलेंगे, मॉडरेट प्लेसेस पर आपको अलग मिलेंगे। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से वहाँ पर देखेंगे आप कि इंसान अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, इंसान अपने आप को चेंज कर लेता है। सोशल एनवायरनमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में आपके पास आती है आपकी फैमिली, स्कूल, सोशल रिलेशनशिप, ब्रदर सिस्टर, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करती है। जैसा वो करते हैं वैसे ही आप इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल और मेंटल एनवायरनमेंट। तो देखिए इंटेलेक्चुअल मेंटल एनवायरनमेंट क्या होता है, मेंटल सिचुएशन जो कि आपकी माइंड को अफेक्ट करे। तो मेंटल एनवायरनमेंट वो है जो आपकी मेंटल सिचुएशन को अफेक्ट करती है। जैसे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, बुक्स अगर कोई रीड करता है तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है किसी टॉपिक को लेकर। लाइब्रेरी, रेडियो, इंटरेस्ट, मीन्स ऑफ एनवायरनमेंट, मीटिंग, वर्कशॉप। तो ये जो है आपके पास मेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है आपके अराउंड ये, ठीक है। तो ये मेंटल एनवायरनमेंट आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी मेंटल सिचुएशन चेंज करता है, आपके ब्रेन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है ये इन अ पॉजिटिव वे। इमोशनल एनवायरनमेंट, तो देखिए कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, पर ये इमोशंस आप कंट्रोल कर सकते हैं खुद को ही ट्रेन करके, ठीक है। इन इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है कि खुद को ही ट्रेन करके। तो इमोशनल एनवायरनमेंट को आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर एजुकेशन इंप्लीकेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है हेरिडिटी एनवायरनमेंट की, व्हाट आर द एजुकेशन इंप्लीकेशंस, देखते हैं। इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का क्या इफेक्ट है। हेरिडिटी का इफेक्ट हमारे पास डायरेक्ट किसके ऊपर होता है, पर्सनैलिटी के ऊपर होता है, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, प्रोफेशनल, सोशल, इमोशनल एस्पेक्ट। तो यहाँ इसका इफेक्ट है, पर्सनैलिटी में इफेक्ट है, मतलब कुल मिलाकर। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ हेरिडिटी इन्फ्लुएंस। तो देखिए ते कुछ पॉइंट्स हैं कि जो कि फेवर में है, हेरिडिटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि स्टडी ऑफ फैमिली, तो गैल्टन ने एक स्टडीज कंडक्टेड की जिसके अंदर उसने देखा लाइफ हिस्ट्रीज देखी 971 सेलिब्रिटीज़ की और 977 कॉमन एंड पुअर पीपल। तो 971 जो सेलिब्रिटीज़ थी उसमें क्या क्या इंक्लूड थे, जजेस थे, आर्टिस्ट थे, मिनिस्टर्स थे, और दूसरी साइड थे 977 कॉमन और पुअर पीपल। तो उन्होंने देखा कि 971 सेलिब्रिटीज़ थे उसमें से 535 सेलिब्रिटीज़ जो थे वो इंटेलिजेंट थे, और 977 जो कॉमन और पुअर पीपल थे उसके अंदर 5 ही इंटेलिजेंट निकले। तो उसने ये कंक्लूड किया जो इंटेलिजेंस है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। अब आगे देखते हैं गोडार्ड की स्टडी। गोडार्ड ने एक मार्टिन कैलिकैक नाम के पर्सन को स्टडी किया जिसने कि 2 बार शादियां की थी। एक बार जो उसकी बीवी थी वो थी मेंटली रिटार्डेड, मतलब कि दिमागी रूप से अनसंतुलित थी, और दूसरी जो वुमन थी वो हाई इंटेलिजेंट थी। तो जो मेंटली रिटार्डेड वुमन थी तो उसने 480% प्रोड्यूस किए, और इंटेलिजेंट वुमेन ने 496% प्रोड्यूस किए। जो 480% प्रोड्यूस हुए उसमें से 146 तो मेंटली रिटार्डेड निकले, 32 वर प्रोस्टिट्यूट्स, 24 ड्रिंकर्स, 46 नॉर्मल्स, 36 वर इलीगल। हाईली इंटेलिजेंट वुमेन ने जो 496% प्रोड्यूस किए उसमें से 5 मेंटली रिटार्डेड थे और कैरेक्टरलेस थे, और रेस्ट तो थे वो थे सक्सेसफुल बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, टीचर्स। तो ये रिवील होता है कि इंटेलिजेंस ट्रांसमिट होती है वन जनरेशन टू अनदर। आगे बात करते हैं स्टडी ऑफ ट्विंस। स्टडी ऑफ ट्विंस में हम देखते हैं कि ट्विंस जो होते हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, फैटर्नल ट्विंस इसको हम कहते हैं। 2 टाइप्स के ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस और फैटर्नल ट्विंस। तो इसमें एक स्टडी कंडक्ट हुई, उन्होंने 10 पेयर लिए आइडेंटिकल ट्विंस के, और हर एक पेयर के एक मेंबर को इंडिविजुअल अलग अलग एनवायरनमेंट दिया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि दोनों के आईक्यू में कोई डिफरेंस नहीं था, ओके। तो ज़्यादातर जो पेयर में मेंबर्स जो इंडिविजुअल डिफरेंस में देखा तो उनके आईक्यू में कोई फर्क नहीं था, दोनों का आईक्यू सेम था, ओके। आगे बात करते हैं स्टडी ऑफ ब्लड रिलेशनशिप। अब जैसे जैसे ब्लड रिलेशनशिप इंक्रीज होता रहता है वैसे वैसे सिमिलैरिटीज इंक्रीज होती रहती हैं और डिसिमिलैरिटीज कम होती रहती हैं, ठीक है। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स के नियर होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। और जैसे देखिए आप ब्लड रिलेशनशिप आइडेंटिकल ट्विंस में इतना कोरिलेशन होता है 0.85 to 0.90, फैटर्नल ट्विंस में इतना, सिबलिंग्स में 0.50 0.60, जैसे अपने मासी चाचा के हैं, ठीक है। पेरेंट्स चाइल्ड में 0.40 0.50, ठीक है। तो आप ये डाटा देख सकते हैं। तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप आपके पास जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे सिमिलैरिटीज इंक्रीज होती रहती हैं। एक्सपेरिमेंट ऑन लोअर एनिमल्स। तो टोलमन जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के हैं उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था रैट्स के ऊपर। तो उन्होंने क्या करवाया कि जो एक्टिव एंड ब्राइट रैट्स थे उनकी ब्रीडिंग करवाई विद एक्टिव एंड ब्राइट रैट्स, और जो डल रैट्स थे उनकी ब्रीडिंग करवाई डल रैट्स के साथ। तो उन्होंने क्या देखा, ब्राइटनेस एंड डलनेस ऑफ रैट्स वर डिटरमाइंड बाय मेज टेस्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने उसकी ब्राइटनेस और डलनेस कैसे चेक की। तो उन्होंने चेक की एक मेज टेस्ट, मतलब कि एक मेज़ बिछा दिया उनके सामने, मेज़ मतलब कि एक पजल दे दी उनको और उसमें से उनको पास करना था। तो ये पैटर्न वापस रिपीटेड किया गया, 7 जनरेशन तक रिपीट किया गया ये माउस की, रैट्स के लिए। तो कोई भी ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिली। तो उन्होंने ये देखा कि जो दोनों डल रैट्स के ब्रीड का टेस्ट था और जो एक्टिव एंड ब्राइट रैट्स के ब्रीड का टेस्ट था उनके रिजल्ट में कोई ओवरलैप नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हेरिडिटी से ट्रांसफर होती हैं, हेरिडिटिकली ट्रांसफर होती हैं वो। इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट।
आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एनवायरनमेंट, एक्सपेरिमेंट ऑन चिल्ड्रंस रेस्ड फ्रॉम जंगल्स। अब देखा कि जो काफ़ी ज़्यादा जो ह्यूमंस जो फॉरेस्ट से मिले थे उनका सोशलाइजेशन जो था वो एकदम जीरो था, ठीक है, उनका बिहेवियर एकदम एनिमल टाइप का था। तो एक ऐसे बॉय की बात करते हैं जो जंगल से मिला था, इसका नाम है रामू, ठीक है, जिसको हम वुल्फ बॉय भी कहते हैं। तो वो वुल्फ्स के साथ रह के वो उनके बिहेवियर ही सीख गया था। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेस हमें मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंग की। जिंग ने 30% को पढ़ा जो कि उसे फॉरेस्ट से मिले। तो उनकी जो लाइफ थी वो एकदम अनसोशल थी, जीरो सोशलाइजेशन था। और जब उन्हें सोसाइटी में वापस लाया गया तो उन्हें काफ़ी वक्त लगा वो सोसाइटी के ट्रेडिशन सीखने में, ठीक है। सेम ही एपिसोड हम देखते हैं अमला और कमला के बारे में, दो सिस्टर्स हैं जो कि फॉरेस्ट से मिली थी। एक तो 2 साल की, एक 9 साल की। तो उनके बिहेवियर एकदम एनिमल टाइप के थे। उन्हें भी सोशलाइजेशन सिटी में, उनका भी जीरो सोशलाइजेशन था। और उन्हें जब सिटी में लाया गया तो उन्हें भी काफ़ी टाइम लगा एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में। कैलॉगीज एक्सपेरिमेंट, कैलॉगी के एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया जिसमें क्या है कि एक 10 मंथ ओल्ड चिंपैंजीज अलॉन्ग विद हिज सन वाज 7 मंथ ओल्ड, ठीक है। तो उसका सन जो था 7 मंथ ओल्ड था, ठीक है। उनको एक सिमिलर एनवायरनमेंट में रखा गया और उन चिंपैंजी को क्या दिया गया, खाने के लिए स्पून दिया गया, पीने के लिए वाटर दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को समझ रहे थे और वो नए नए मीनिंग्स को भी समझ रहे थे अगर उन्हें कुछ समझाने की कोशिश की जा रही थी। तो एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट है। पीपल ऑफ म्यूरेज आइलैंड, जो म्यूरे आइलैंड के जो लोग थे उन्हें नंबर 6 के आगे काउंटिंग आती ही नहीं थी। तो स्कॉटलैंड में उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की गई तो वो भी लोग सिविलाइज्ड हो गए टाइम टू टाइम। स्टडी ऑफ ग्रेट मैन, देखिए कोंडोल जो कि फ्रांस के थे, उन्होंने 552 फेमस पर्सनैलिटीज़ की स्टडी की। इस स्टडीज़ में उसने जाना कि इनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है, हेल्थ और फेवरेबल एनवायरनमेंट की वजह से ये फेमस थे बंदे। स्टडी ऑफ फे एंड एडिथ, फे एंड एडिथ ट्विन गर्ल्स हैं जो कि जिन्हें कि एक सेपरेट एनवायरनमेंट में प्लेस किया गया शुरुआत से ही। तो जो दोनों जब ग्रू अप हुई और एक को मैरिड किया गया बिजनेस वूमन से, एक को मैरिड किया गया बिजनेसमैन से, एक को मैरिड किया गया फार्मर से। तो दोनों में लॉट ऑफ डिफरेंस था, दोनों के बिहेवियर में, दोनों के एनवायरमेंटल डिफरेंस में काफ़ी ज़्यादा बिहेवियर था क्योंकि दोनों के फैमिलीज़ के इन लॉज भी तो डिफरेंट थे। एक्सपेरिमेंट ऑन इंटेलिजेंट, तो 2 ट्विंस हैं, यहाँ पर भी ट्विंस लिए गए, जेम्स और रेस। तो एक तो ब्रॉटअप किया गया हिल्स पर और एक ब्रॉटअप किया गया विलेज में। तो दोनों के IQ में जो डिफरेंस देखा गया वो देखा गया 19 पॉइंट्स का देखा गया। आगे बात करते हैं एक्सपेरिमेंट बाय गोर्डन। उसने देखा कि जो पर्सन सोसाइटी से दूर रहते हैं या फिर रिवर्स के पास रहते हैं तो उनका जो IQ था वो कम था। तो मतलब कि क्योंकि उनको वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिलता, उन्हें वैसे सोसाइटी नहीं मिलती जिससे उनका मेंटल डेवलपमेंट हो सके। तो स्टडी की गई न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिंगल द्वारा। तो इन स्कॉलर ने स्टडी किया 20 आइडेंटिकल ट्विंस को जिन्हें कि बर्थ के टाइम पर सेपरेट कर दिया गया और इनके हेल्थ, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस और इनकी एबिलिटीज़ के ऊपर टेस्ट किया गया, ठीक है। इस एजुकेशन टेस्ट से हमें ये पता लगा कि जो एक गर्ल थी इस मतलब कि पेयर के मेंबर, उसकी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी डेवलप हुई, उसका वेट जो था 30 पाउंड्स ज़्यादा था अपनी सिस्टर से, जो कि एक सिटी में ब्रॉटअप हुई थी। जहाँ हम दूसरी गर्ल की बात करें वो एक हाउस वाइफ थी, वो स्ट्रगल कर रही थी अपनी लाइफ में और इसका वेट 10 पाउंड लेस था अपनी सिस्टर से, जो कि अपनी कंफर्टेबल मैरिड लाइफ जी रही थी। इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी, आगे देखिए हेरिडिटी से जो रिजल्ट हमने मिलते हैं उससे टीचर अपना एजुकेशन प्लान और स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कर सकता है, ठीक है। तो हेरिडिटी के डिफरेंस एजुकेशन प्लान के टीचर के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। सेकंड पॉइंट में हेरिडिटी मेक्स हिम अवेयर ऑफ इनेट पावर्स। तो हेरिडिटी में क्या होते हैं, इनेट पावर्स होती हैं, ठीक है। जो हेरिडिटी हमें बताती है कि इनेट पावर्स क्या हैं, जो उसकी कैपेसिटीज़ क्या हैं असल में। तो टीचर का ये टास्क होता है, ठीक है, कि वो इन्हें ये प्रोवाइड करे और ये इनेट पावर्स इमर्ज करने में कोशिश करे। हेरिडिटी से हमें पता लगता है कि बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस आ रहे हैं, ठीक है, जो कि टीचर के लिए बेनिफिशियल है। बेसिक इंस्टिंक्ट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम हेरिडिटी विच कैन बी डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल, ठीक है। तो जो भी बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी एकदम से समझ आ जाता है किसी को, बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं वो हेरिडिटी से एक्वायर होते हैं, हालांकि वो डिजायरेबल हो या फिर नॉन डिजायरेबल हो। तो टीचर का एफर्ट क्या कर सकता है, तो टीचर क्या एफर्ट कर सकता है इसके अंदर, जो अनडिजायरेबल है, जो नहीं होने चाहिए, उन बेसिक इंस्टिंक्ट्स को वो सप्रेस कर सकता है, उन्हें खत्म कर सकता है और डिजायरेबल को और ऐसा एनवायरनमेंट दे कि वो और खुल कर आए। अब हेरिडिटी से ही हम देखते हैं कि जेंडर डिफरेंस शुरू हो जाता है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में। तो हम देखते हैं कि दोनों के बीच में कोई ना कोई किसी चीज़ को लेके, किसी सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा एबिलिटी होती है, किसी में कम एबिलिटी होती है। तो ये टीचर का काम है कि वो इन डिफरेंस को ख़त्म करे और इनको मैनेज करे। तो जो फिजिकल डिफरेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये किस चीज़ के रिजल्ट है, ये हेरिडिटी के रिजल्ट है। हम सब में एक फिजिकल डिफरेंस होता है एक दूसरे में, जो फिजिकल डिफरेंस होता है ये किसका रिजल्ट है, हेरिडिटी का डिफरेंस है, हेरिडिटी का रिजल्ट है ये। तो टीचर क्या कर सकता है, इन फिजिकल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है इस हेरिडिटी के नॉलेज के बेसिस पर। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, अब एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए एनवायरनमेंट इज एक्टिंग इन डिसाइडिंग डायरेक्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट ये डिसाइड करता है कि वो बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि वो उसकी डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, एक वो गुड पर्सन बन रहा है या फिर बैड पर्सन बन रहा है, एक हाई कैरेक्टर का बन रहा है, लो कैरेक्टर का बन रहा है, या फिर पेट्रॉइड बन रहा है या फिर एंटी नेशनल बन रहा है। तो ये सब कुछ एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। अगर टीचर अंडरस्टैंड करता है बच्चे के एनवायरनमेंट को, उनको स्टडी करता है, तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट कर सकता है, ऐसा एनवायरनमेंट बना सकता है जिसके अंदर स्टूडेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर सके जितना हो सके। कल्चरल एनवायरनमेंट होता है, वो बच्चे को इंस्पायर करता है कि वही चीज़ इमिटेट करता है, वो वापस से वही चीज़ कहता है, ठीक है।
तो टीचर का ये काम होता है कि कल्चरल को उनसे बाइंड करके रखें, जो कल्चर जो चला आ रहा है हमारा उसको उनसे बाइंड करते रहे, ताकि वो इस चीज़ को आगे बरकरार रखें। अब एक टीचर मैनेज कर सकता है एनवायरनमेंट को किसके अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के, बच्चे के टेंडेंसीज, बच्चे की कैपेसिटीज़ के। अगर उन्हें बच्चे का एनवायरनमेंट अच्छे से स्टडी किया हुआ हम ये देखते हैं कि बच्चे अपना ज़्यादातर समय कहाँ बिताते हैं, फैमिली में बिताते हैं, नेबरहुड में बिताते हैं, प्ले ग्राउंड में बिताते हैं, तो डेफिनेटली वो यहाँ से इस एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होंगी। तो टीचर को इन एनवायरनमेंट के ऊपर भी अटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि वो एक अच्छे तरीके से उन्हें गाइड कर सकें। अब जो एक एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर बच्चा थ्राइव करता है, जिसके अंदर ग्रो करता है, ठीक है, वो भी एक बच्चे की फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अब ये फीलिंग्स का क्या मतलब है, मतलब कि उसके करैक्टर को ग्रो करता है। तो इस करैक्टर को एक सही डायरेक्शन में लेके जाना ये टीचर का काम है। वो कैसे कर सकता है, अगर वो उस बच्चे के एनवायरनमेंट को समझेगा। तो आइए अब आगे बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। तो इसकी मीनिंग के बारे में इसका पहले मीनिंग जान लेते हैं। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जेम्स ड्राइवर द्वारा ये है कि जब किसी इंसान की मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ग्रुप से डेविएट करने लगे तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की डेफिनेशन में आ जाता है। स्किनर ये कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस इंक्लूड करता है सभी मेजरेबल एस्पेक्ट किसी भी टोटल पर्सनैलिटी के। जो भी टोटल पर्सनैलिटी में जो मेजरेबल एस्पेक्ट्स हैं, जिन्हें हम जो वेरिएशन हम देख सकते हैं, जो हमें विजिबल हैं जनरली ह्यूमंस में, तो वो किस में आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस में, स्किनर द्वारा। डॉक्टर अब्दुल रऊफ की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी हद तक जेम्स ड्राइवर से मिलती जुलती है। टेक्निकल लैंग्वेज में उन्होंने ये कहा, इंडिविजुअल डिफरेंस एक डेविएशन है मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का एक इंडिविजुअल की उसके ग्रुप से। मतलब कि ग्रुप में से जब कोई एक इंडिविजुअल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ्रेंशिएट होकर आती हैं तो उसे हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। कार्टर बी गुड्स एजुकेशनल डिक्शनरी क्या कहती है इंडिविजुअल डिफरेंस की डेफिनेशन के बारे में। इंडिविजुअल डिफरेंस की डेफिनेशन यहाँ पर स्टैंड करती है, ये डेविएशन है इंडिविजुअल पर्सन का उसके या तो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स में या फिर नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में। आगे बात करते हैं, इंडिकेट द डेटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन इंडिविजुअल डिफरेंस। तो दो मेजर डेटर्मिनेंट्स हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। हेरिडिटी तो स्पेसिफिक जीन्स के ऊपर बेसिस है जो कि हम अपने पेरेंट्स एंसेस्टर से इनसे प्राप्त करते हैं, और इंडिविजुअल्स जो कि इंडिविजुअल्स के फ्यूचर में नेचर कैसा होगा, उनकी ग्रोथ कैसी होगी, उनका टेम्परमेंट कैसा होगा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये जीन्स सारा उन चीज़ का आधार बनाती हैं। देखिए, हेरिडिटी तो लिमिट प्रिस्क्राइब करती है और एनवायरनमेंट डेवलप करती है उन लिमिट तक, अप टू द मैक्सिमम पॉइंट विच इज़ फिक्स्ड बाय हेरिडिटी, जो कि हेरिडिटी द्वारा लिमिट फिक्स की हुई है, उस लिमिट तक हम वहाँ पर अचीव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं खुद को। एनवायरनमेंट में देखिए क्या क्या आता है हमारे पास, इसमें वो सब आता है जो कि हम अपने पेरेंट्स से प्राप्त करते हैं, फिर उसके ऊपर काम करते हैं, उस चीज़ को डेवलप करते हैं उस एनवायरनमेंट में। देखिए, मेजर डेटर्मिनेंट्स क्या हैं हेरिडिटी में, हेरिडिटी, मैच्योरेशन, एज, सेक्स रेस एंड ट्राइट्स। तो देखिए, फिजिक के बेस पे क्या हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंस निकल के आते हैं, गुड हेल्थ, पुअर, लॉन्ग, शॉर्ट। इंटेलिजेंस के बेस पे गिफ्टेड, एवरेज, रिटार्डेड। क्रिएटिविटी के बेस पे हाई क्रिएटिव, लो क्रिएटिव है। एप्टीट्यूड है तो मतलब कि जॉब्स हैं, स्कॉलर्स हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी आपके पास एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है या फिर एम्बिवर्ट है। एनवायरमेंटल ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। एनवायरमेंटल ट्रेनिंग जो कि हम एक्वायर्ड करते हैं अप टू अ मैक्सिमम लेवल, जहाँ पर हमारी हेरिडिटी की लिमिट होती है। तो यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, अचीवमेंट में आता है हाई, एवरेज, लो अचीवमेंट। एप्टीट्यूड में फेवरेबल, न्यूट्रल, अनफेवरेबल। इंटरेस्ट, वेरिड इंटरेस्ट होते हैं इसके अंदर। वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज। एडजस्टमेंट, नीड, टेम्परमेंट। ओके, हेरिडिटी, ट्राइट्स और डेटर्मिनेंट्स। तो देखिए आप डेटर्मिनेंट्स देख लेते हैं, हेरिडिटी, डेटर्मिनेंट्स। देखिए, फिजिकल हेल्थ, पहले फिजिकल हेल्थ आता है। देखिए, हर एक चिल्ड्रन अपनी फिजिक के हिसाब से एक दूसरे से डिफरेंट है। देखिए, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई मतलब कि हाइट में कोई फैट है, कोई थिन है, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई वीक है, कोई हेल्दी है, कोई अनहेल्दी है। तो ग्रेट वेरिएशन हम देखने को मिलता है स्टूडेंट्स के बीच में। ये सब किस बेसिस के ऊपर है, फिजिकल हेल्थ के बेसिस के ऊपर है, क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी अलग नीड है, हर एक रिक्वायरमेंट अलग है उनकी, हर एक बच्चे की अलग साइकोलॉजी है। तो वो एक दूसरे से इस चीज़ में भी कैसे अलग नहीं होंगे। देयर शुड बी द प्रोविजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम। तो इस चीज़ को कोप अप करने के लिए, इस चीज़ को लाइन में लेके आने के लिए तो क्या करना चाहिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ गेम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज स्कूल्स में ये मुहैया करवानी चाहिए स्टूडेंट्स को। जैसे कि वेट लिफ्टिंग करवानी चाहिए, रेसलिंग करवानी चाहिए, जो कि जिससे कि बच्चे क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, हेल्दी हो जाए। जो अनहेल्दी हैं, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसे गेम खिलाने चाहिए जिससे जो एवरेज हेल्थ क्राइटेरिया वो बना रहे। आगे बात करते हैं सेक्स के बारे में। देखिए, हम काफ़ी डिफरेंस देखते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में, उनकी नीड्स, इंटरेस्ट, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो गर्ल्स जो है वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, अर्ली एज में ही मैच्योर हो जाती हैं। स्किनर ये कहता है कि जो गर्ल्स हैं उनकी मेमोरी लेवल हाई होती है ग्रुप से। तो टीचर को इस बात में ध्यान रखना चाहिए और करिकुलम इस हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए कि दोनों एक दूसरों को, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को साथ में लेकर चले वो क्लास में। मैच्योरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि एक जो अंडरलाइन पोटेंशियल होता है, जो कैपेसिटीज़ होती हैं इंडिविजुअल की, मतलब कि हालांकि वो बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो, जब वो एक रेडीनेस स्टेज में आ जाती हैं, जब वो एक स्टेज ऐसी पहुंच जाती है जब वो रेडी हो जाते हैं, तो उसे हम मैच्योरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज होती है, ठीक है। ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, ग्राउंड वर्क प्रोवाइड करती है जो कि एंड में जाके अपनी परफॉर्मेंस शो करता है। और जो मैच्योरेशन की प्रोसेस है ये एज के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखिए, कुछ अब जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है तो उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, एक डिज़ायरेबल बिहेवियर चेंजेस आते रहते हैं। तो टीचर को इन चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए, टीचर को मैच्योरेशन लेवल हर एक स्टूडेंट का समझना चाहिए, उस हिसाब से आगे का करिकुलम डिसाइड करना चाहिए।
रेशियल डिफरेंस। देखिए रेसेस क्या है, जब हम रेस के बारे में बात करते हैं, रेस का मतलब है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ह्यूमन बींग्स का इस पूरे वर्ल्ड में। तो ह्यूमन बींग्स का जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसे हम रेस के डिसिप्लिन में डालते हैं। ये एंथ्रोपोलॉजी का कंसर्न में आता है। पहली बात तो देखो, अब जब हम रेस का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो किस बेसिस पे होता है, कलर, हेयर, सिफेटिक इंडेक्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप की रेसेस हमें आम देखने को मिलती हैं, व्हाइट, ब्लैक और येलो रेस। तो जहाँ की येलो रेस काफ़ी क्रूअल और रिवेंजफुल मानी जाती है, इंडियन रेस टिमिड एंड पीसफुल मानी जाती है, अमेरिकन्स हार्टी एंड फ्रैंकी, जर्मन नो सेंस ऑफ ह्यूमर, रशियंस टॉल एंड स्टाउट। रिलीजन एंड कास्ट डिफरेंस। अब देखिए रिलीजन एंड कास्ट डिफरेंस में क्या आता है। देखिए इंडिया में डिफरेंट कास्ट एग्जिस्ट करती हैं, तो टीचर को अंडरस्टैंड करना चाहिए हर एक बच्चे को। तो लोअर कास्ट स्टूडेंट्स जो हैं उनको सिंपथी और अफेक्शन शो करना चाहिए टीचर द्वारा, और हायर कास्ट जो चिल्ड्रंस हैं उनको एक चैलेंजिंग टास्क से इंकरेज करते रहना चाहिए, क्योंकि उनको कभी कभार क्या है कि जो रेपुटेशन है वो काफ़ी बोरिंग लगने लगता है, तो वो इसको छोड़ देते हैं। तो उनको हमेशा कोई चैलेंजिंग टास्क चाहिए। तो कास्ट एक सोशल फिनोमिना वैसे तो रेस एक बायोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल कंसेप्ट है। ओके, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप, कास्ट और रेस। इंटेलिजेंट एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। अब जो इंडिविजुअल वेरी करता है क्वांटिटी और क्वालिटी में ऑफ देयर इंटेलिजेंसी। देखिए हर एक इंडिविजुअल अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी में इंटेलिजेंस के पदर पर क्या करता है, वेरी करता है। तो पीए वर्नम में 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन की हैं इंटेलिजेंस के ऊपर, जनरल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस और आपके पास थर्ड जो है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ओके, आगे चलते हैं। थ्रस्टन ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के नाम से एक थ्योरी डेवलप की है। उससे उसने इसको ऐसे डिफाइन किया है, VNMRPS। वी का वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, एन का न्यूमेरिकल एबिलिटी, एम का मेमोरी एबिलिटी, आर का रीजनिंग, पी से परसेप्चुअल स्पीड, एस से स्पेशल रिलेशन, वर्ड्स फ्लुएंसी। ओके, आगे बात करते हैं, व्हाट आर द एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज, हाउ इज द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस हेल्पफुल फॉर द टीचर्स। तो इंडिविजुअल डिफरेंस की जो नॉलेज है वो टीचर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स। तो देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस को मद्देनजर रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा टीचिंग मेथड इनिशिएट कर सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं टीचिंग मेथड जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो, उनकी नीड्स के अनुसार। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम जब इंडिविजुअल डिफरेंस हर एक स्टूडेंट का जानते हैं तो इस इंडिविजुअल डिफरेंस के बेसिस पे हम उसे क्लासिफिकेशन कर लें। तो उनका क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे कर लें ताकि एक होमोजीनियस ग्रुप बन सके और उस होमोजीनियस ग्रुप को एक सिंगल एक्टिविटी दे सकें उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। तो ऐसे टीचिंग मेथड और ईजियर भी बन सकता है। एडजस्टिंग करिकुलम। तो इंडिविजुअल डिफरेंस की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या एक करिकुलम बना सकते हैं जो कि फ्लेक्सिबल हो, और वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि उनको इंटरेस्ट हो उनके अंदर, जो कि जिसमें उनकी एबिलिटीज़ और निकल के आए, उनकी एप्टीट्यूड्स और इंक्रीज हो जाए। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ टीचर्स। देखिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में ये देखा गया कि स्पेशल टीचर अपॉइंट किए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट टीचर्स। इनका की फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है हमारे पास, इनका फंक्शन होता है कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट है जैसे कि, और मान लीजिए जो बैकवर्ड स्टूडेंट है, नॉन गिफ्टेड स्टूडेंट है, उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको खत्म करना, उसको कम करना। ठीक है, तो ऐसी जो क्लासेस लगाई जाती हैं उन्हें क्या कहता है, अपॉर्चुनिटी क्लासेस कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं इंडिविजुअल अटेंशन। देखिए इंडिविजुअल अटेंशन हमेशा से ये एक सोल्यूशन रहा है, मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का इंडिविजुअल अटेंशन हम दे सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को, और ये पेड होनी चाहिए वैसे तो। अब इसके अंदर क्या होता है कि टीचर अपने पूरे अनुभव से बच्चे की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो। तो इसमें क्या होता है, टीचर अपने पूरे अनुभव से, अपने पूरे इंटेलेक्चुअल लेवल के बेसिस पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है बच्चे के बारे में कि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, ताकि इसका कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन से फिर वो क्या करता है, एक ऐसा टीचिंग प्रोग्राम फाइनलाइज करता है इन दी एंड जो कि बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो। इस इंडिविजुअल अटेंशन कहा जाता है। गाइडेंस सर्विसेज। तो गाइडेंस सर्विसेज देखिए, जब हम इंडिविजुअल डिफरेंस की जो नॉलेज है हम गेन कर लेंगे तो उससे हम जो गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं मतलब चिल्ड्रंस को, वो और भी ज़्यादा ईजियर हो जाएगी। क्योंकि उस सर्विसेज में क्या, हम गाइडेंस सर्विसेज में क्या इंक्लूड कर देंगे, एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस भी इंक्लूड कर देंगे, जिससे कि बच्चा ईजी वे में असिस्ट हो जाता है। क्योंकि वो जो हम एजुकेशनल मेथड बनाएंगे वो सारा चाइल्ड सेंटर्ड ही होगा। ठीक है, तो ये होता है बेनिफिट गाइडेंस सर्विसेज का। अदर यूजफुल स्टेप्स हम क्या ले सकते हैं कि क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिनिमम रखा जाए, ताकि हर एक स्टूडेंट पर निगरानी रहे, हर एक स्टूडेंट के मतलब की जो एबिलिटीज़ हैं, उनकी कैपेसिटीज़ हैं, उनके बारे में टीचर भी जान पाए, टीचर के लिए ईजी हो। देखिए कोचिंग क्लासेस होनी चाहिए स्लो लर्नर्स के लिए और गिफ्टेड चिल्ड्रंस के लिए, वुड प्रूव हेल्पफुल। तो ये दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। टीचर को जब भी टीचर कुछ बता रहा है क्लास में, तब उसे इंडिविजुअल डिफरेंस अपने दिमाग में रखकर ही सब कुछ सबको बताना होता है। देखिए एक सेपरेट क्लासेस लगानी चाहिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है। तो जब ऐसी डिवीजन कर रहे हैं हम, तो हमें एज, इंटरेस्ट, इमोशनल और सोशल क्वालिटीज़ को सबको हमें माइंड में रखकर ये डिफरेंस करना चाहिए, जो इंटेलिजेंस लेवल का हम डिफरेंस करेंगे, ताकि एक सेपरेट क्लासेस उन बच्चों के लिए लगाई जाए जो कि स्टडीज़ में बैकवर्ड है। आगे बात करते हैं, होम असाइनमेंट दिए जाने चाहिए, ये दिमाग में रखते हुए कि इंडिविजुअल डिफरेंस कैसा है उनके बीच में। होम असाइनमेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पर डिज़ाइन करनी चाहिए बच्चों के लिए। और एक सेक्स फैक्टर भी आपको माइंड में रखकर क्लास में जो भी आप टीच कर रहे हैं वो आपको प्रोवाइड करना चाहिए।